Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS302/KAS402 and here we are in lecture number 3B of unit number 2. So in the previous lecture हम लोगों ने बात की थी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन. जी हाँ, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन और you can also say the equation for the string vibration. And most important thing जो हमने वहां पे पढ़ी है that is solution, how to solve that one dimensional wave equation. अब अगर मैं इस लेक्चर में बात करूं दैट इज इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस लेक्चर, तो अगर आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो प्रीवियस लेक्चर मैं मान के चलूंगा कि आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस लेक्चर को आगे फर्दर कंटिन्यू कर पाएंगे. सो अब अगर मैं इस लेक्चर में बात करूं तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो सॉल्यूशन हमने लास्ट ड्राइव किया है उस सॉल्यूशन में कुछ कांस्टेंट थे लाइक C1, C2, C3, C4. सो उन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है बेस्ड ऑन द बाउंड्री कंडीशंस एंड द इनिशियल कंडीशन. जी हाँ, ये दोनों कंडीशंस हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, बट नाउ इन दिस लेक्चर हम इन दोनों कंडीशंस को अप्लाई करके देन सॉल्यूशन क्या आएगा, फाइनल रिड्यूस होके व्हाट इज द फाइनल सॉल्यूशन, वो देखने वाले हैं. तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट व्हाट इज आवर वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, दैट इज del स्क्वायर y ओवर del t स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर del स्क्वायर y ओवर del x स्क्वायर. और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से हमने यूज किया था एंड वी हैव सिलेक्टेड दैट y इज इक्वल टू कैपिटल X t, जहां पे कैपिटल X की वैल्यू होती है C1 cos px प्लस C2 sin px एंड कैपिटल T C3 cos cpt प्लस C4 sin cpt. और इसी के साथ अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर तो वेव इक्वेशन के लिए हमने कुछ कंडीशंस की बात की थी कि इनिशियली हमने माना था हर एक क्वेश्चन के अंदर ये जो स्ट्रिंग है दिस इज completely bounded or you can say completely fixed at two particular point, that is x is equal to 0 and x is equal to L. So that means कि इन दोनों कंडीशन पे at x is equal to L and x is equal to L यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, y is equal to 0. तो these are called my boundary condition. And similarly एक दूसरी कंडीशन यहाँ पे बनती है दैट इज कॉल्ड इनिशियल कंडीशन. वो क्या थी? वो था कि अगर हम इस स्ट्रिंग को पुल करें, राइट, अगर हम इस स्ट्रिंग को पुल करें इन फॉर्म ऑफ एनी कर्व एंड देन हम इस स्ट्रिंग को रिलीज करते हैं तो देयर विल बी टू कंडीशन, दैट इज y इज इक्वल टू fx एट टाइम t इज इक्वल टू 0 बिकॉज दिस इज इनिशियल केस एंड ऑल्सो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हम स्ट्रिंग को लेफ्ट कर रहे हैं, स्ट्रिंग को रिलीज कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई द इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0. राइट, सो ये यहाँ पे बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशंस हैं. अब इन कंडीशंस को बेसिकली मैं सॉल्यूशन पे अप्लाई करने वाला हूं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट C1, C2, C3, C4 की वैल्यूज क्या क्या होने वाली हैं. राइट, तो अगर मैं सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूं व्हाट इज दैट कि x इज इक्वल टू 0 एट एंड y इज इक्वल टू 0. राइट, यानी कि y जो हमने कैलकुलेट किया इट इज अ फंक्शन ऑफ बेसिकली x एंड t. सो वी आर मेकिंग लाइक दिस कि x की जगह 0 पुट कर रहे हैं, t की जगह t रहने वाला है एंड दिस फंक्शन टेंड्स टू 0. राइट, सो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 पुट करता हूं द राइट हैंड साइड तो ये C3 cos cpt और sin cpt वाला फंक्शन तो रहने वाला है सेम बिकॉज यहाँ पे x का कोई पार्ट नहीं है. बट हियर इट इज C1 cos px और आपने x को 0 पुट किया तो cos 0 क्या होता है 1, सो यहाँ पे बचेगा आपके पास C1. एंड सिमिलरली यहाँ पे क्योंकि sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो बेसिकली ये हो जाएगा 0 एलिमेंट. सो दैट मींस जैसे ही हमने इस इक्वेशन पे यानी इस सॉल्यूशन पे हमने कंडीशन अप्लाई करी, व्हाट इज द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, दैट इज एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0. और जैसे ही हमने इस कंडीशन को अप्लाई किया वी विल गेट राइट हैंड साइड दिस पार्ट. अब अगर मैं आपको बोलूं कि इस राइट हैंड साइड में ऐसा कौन सा पार्ट है या कौन सा टर्म है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो दैट मींस अगर मैं आपसे बोलता हूं C3 cos cpt प्लस C4 cos sin cpt इज इक्वल टू 0, तो ये पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर ये कंप्लीट फैक्टर 0 होगा तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन ही हमारा 0 हो जाएगा. राइट, तो इसका मतलब ये फैक्टर आपका 0 नहीं हो सकता. अब दूसरा फैक्टर कौन है? दूसरा फैक्टर है C1. तो क्या C1 0 हो सकता है? जी हाँ, C1 0 हो सकता है बिकॉज अगर C1 0 है तो इस कंप्लीट सॉल्यूशन की वैल्यू 0 नहीं होगी. राइट, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैं किस तरह से कांस्टेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं. मैंने जस्ट अप्लाई किया एक बाउंड्री कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन के बाद सॉल्यूशन यहाँ पे बना है. इस सॉल्यूशन में मुझे देखना है कौन सा फैक्टर 0 नहीं हो सकता. राइट, सो यहाँ पे ये कंप्लीट फैक्टर 0 नहीं हो सकता तो एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखा है सिंस दिस फैक्टर नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज क्यों नहीं 0 हो सकता? अगर मैं इसे 0 कहता हूं तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन जो है ये मेरा 0 हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है. सो दैट्स व्हाई ये आपका C1 यहां से 0 फाइंड आउट होता है.
और अगर C1 0 है तो जैसे ही आपने C1 को सॉल्यूशन में पुट किया, सो C1 की जगह आपने 0 पुट किया तो रिमेनिंग सॉल्यूशन जो रह जाएगा, दिस इज माय रिड्यूस सॉल्यूशन, दैट इज C2 sin px, C3 cos cpt plus C4 sin cpt. So this is the first reduced solution after applying the first boundary condition, right? अब सिमिलरली यही काम सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना है, बट अब बाउंड्री कंडीशन किस पे अप्लाई होगी? नाउ द सॉल्यूशन इज दिस वन, राइट? सो दिस इज द सॉल्यूशन जिसको हम फर्दर रिड्यूस कर रहे हैं. वी वांट टू कैलकुलेट द फर्दर वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट जो भी हमारे पास C2, C3 एंड C4 बचे हैं, राइट? सो लगाते हैं अपना नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन. नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या कहता है? अप्लाइंग y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू l, राइट? सो अब यहाँ पे हम x की जगह l पुट करेंगे तो ये टर्म क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा राइट हैंड साइड C2 sin of PL, right? And then the second factor becomes this C3 cos CPT because यहाँ पे x का कोई टर्म ही नहीं है, and C4 sin CPT, and this is equal to 0. नाउ अगेन सेम थिंग यहाँ पे सोचिए कौन सा फैक्टर यहाँ पे 0 हो सकता है. क्या ये कंप्लीट फैक्टर 0 हो सकता है? जी नहीं, ये कंप्लीट फैक्टर फर्दर 0 नहीं हो सकता, बिकॉज अगर ये 0 होगा तो सॉल्यूशन फिर से 0 हो जाएगा. सो दैट मीन्स क्या 0 हो सकता है? क्या C2 0 हो सकता है? अगर C2 0 होगा तो भी फिर ये कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे 0 हो जाएगा. अब नेक्स्ट कौन सा पैरामीटर है? नेक्स्ट पैरामीटर है साइन ऑफ PL. ये पैरामीटर अगर 0 हो, कि अगर साइन PL 0 हो जाए तब उस केस में इस कंप्लीट सॉल्यूशन में साइन PL है ही नहीं, तो साइन PL 0 होने से कंप्लीट सॉल्यूशन मेरा 0 नहीं हो रहा. दैट मीन्स इन दिस इक्वेशन आपका कौन सा पार्ट 0 होने वाला है? हमारा पार्ट 0 होने वाला है साइन PL, बिकॉज बाकी अदर पार्ट 0 अगर हम करेंगे तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन 0 हो जाता है, राइट? सो दैट इसके बाद आप लोगों को क्या लिखना है? सिंस दिस फैक्टर नॉट इक्वल टू 0, सिंस C2 नॉट इक्वल टू 0, हेंस दिस साइन PL इज इक्वल टू 0. और साइन PL इज इक्वल टू 0 का मतलब है, 0 का मतलब हमने पहले ही पढ़ा था, दिस इज साइन n पाई, राइट? 0 वैल्यू किसमें होती है? साइन में, n पाई में, बिकॉज n इज इक्वल टू 1, 2, 3 या 0 कुछ भी हो सकता है. साइन 0 भी 0 है, साइन अगर n को 1 मानते तो साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, एवरीथिंग इज 0. यहां से अब आपने साइन और साइन इक्वेट कराया, नहीं साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से कैलकुलेट करना है इस कांस्टेंट p की वैल्यू, एंड दिस बिकम्स p इज इक्वल टू n पाई बाय l, right? So first boundary condition apply करी, I got some solution. Second boundary condition apply करी, I got the value of this p, and this p stands for n pi by l. तो अगर मैं इस p को इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी? C2 sin n pi x by l into C3 cos n pi ct by l plus C4 sin n pi ct by l. यानी सिंपली p की जगह आपने n pi by l को रिप्लेस कर दिया. So this is the solution of wave equation after applying the boundary condition. पहली boundary condition apply करी, we get C1 is equal to 0. दूसरी boundary condition apply करी, we get P is equal to n pi by L. तो हमारा solution ये आ गया. And here it is always remember the n जो हमने यहाँ पे लिखा है, this is 1, 2, 3 as on up to infinite तक वैल्यू यहाँ पे जाने वाली है, राइट? तो अब इसी सॉल्यूशन को फर्दर आप जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हो कि अगर मैं इन दो टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस कैन बी रिटन एज C2 into C3, राइट? दिस टर्म कैन बी रिटन एज C2 into C3 sin into cos n pi ct by l, and the similarly second term C2 into C4, then it is sin n pi ct by l into sin n pi x by l. और इस टर्म C2 और C3 को हमने एक अनदर कांस्टेंट ऐड कर लिया, दिस इज an, and this C2 C4 is another constant that is bn. So जो फाइनल सॉल्यूशन आपका बना उस सॉल्यूशन को हम लिखते हैं summation n is equal to 1 to infinity an cos of n pi ct by l plus bn sin n pi ct by l. और दोनों टर्म में आपका sin n pi x by l कॉमन है, तो ये आपका बाहर चला गया. So जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था, दिस इज अ स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन सॉल्यूशन, और कितने भी कोई भी क्वेश्चन बन जाए इस वेव इक्वेशन पे, ये बाउंड्री कंडीशन आपकी चेंज नहीं होती. क्यों? क्योंकि हमारे हर एक क्वेश्चन में जो स्ट्रिंग है दैट इज फिक्स्ड इन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. तो ये जो हमने दो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके ये जो जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखा है, ये आपके हर एक क्वेश्चन में सॉल्व होकर आना है. तो आपको पेपर में कोई एक क्वेश्चन आएगा जो कि आपका वेव इक्वेशन बेस्ड होगा, तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया, पहले आपको पूरा बेसिक सॉल्यूशन शो करना है, उसके बाद आपको ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके बाउंड्री कंडीशन के बाद का सॉल्यूशन यहाँ तक सॉल्व करना है. अब बाउंड्री कंडीशन के बाद एक और कंडीशन है यहाँ पे, वो कौन सी कंडीशन है? दे आर कॉल्ड इनिशियल कंडीशन, राइट? सो इनिशियल कंडीशन क्या थी कि y इज इक्वल टू fx, यानी जब हम इनिशियली स्प्रिंग को
पुल अप करते हैं तो वो एक कर्व का फॉर्म ले लेता है. दैट कर्व इज सम फंक्शन f of x at time t is equal to 0. एंड द सेकंड कंडीशन इज व्हेन यू रिलीज द स्ट्रिंग. सो जब हम स्ट्रिंग को रिलीज करें तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है. तो अगर मैं यहाँ पे dy by dt is equal to 0 की कंडीशन लगाना चाहता हूँ, दैट मींस ये जो सॉल्यूशन है y is equal to xt, इसको मुझे क्या करना है? इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है. और अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा किसके टर्म में? मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t to calculate this dy by dt. राइट. सो अब अगर मैं यहाँ dy by dt कैलकुलेट करूं तो इस टर्म को यानी sin n pi x by l इट इज अ कांस्टेंट, समेशन इज अ कांस्टेंट टर्म, an cos n pi ct by l है. अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो an इज अ कांस्टेंट टर्म, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sin n pi ct by l और t का जो कोफिशिएंट है इट इज n pi c by l, ये और आपका डिफरेंशिएशन के बाद आ जाएगा. और cos का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, तो दिस इज बेसिकली माइनस साइन टर्म. और प्लस bn इज अ कांस्टेंट टर्म. अब फिर से यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन है तो साइन का डिफरेंशिएशन रहेगा cos n pi ct by l और इनटू n pi c by l और टर्म बनने वाली बिकॉज हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. बाकी जो बाहर लिखा है दिस इज व्हाट? दिस इज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी और यहाँ पे साइन n pi x by l ये कांस्टेंट रहने वाला है बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t. राइट. और अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आई कैन टेक कॉमन दिस टर्म n pi c by l. तो n pi c by l यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, आप इस टर्म को बाहर कॉमन कर सकते हैं. तो ये जो सॉल्यूशन है दिस कैन बी रिटन एज dy by dt इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी माइनस ऑफ an sin n pi ct by l प्लस bn cos n pi ct by l मल्टीप्लाई में n pi c by l कॉमन बाहर निकल गया और sin n pi x by l तो था ही था. राइट. अब यहाँ पे अगर मैं कंडीशन लगाऊं तो क्या कंडीशन है कि दिस फंक्शन इज 0 व्हेन t is equal to 0. So if I put in this equation t is equal to 0, तो जैसे ही आप यहाँ t0 पुट करेंगे sin 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज 0. और cos 0 क्या हो जाएगा? 1. तो एक तरह से ये इक्वेशन बदल जाएगी n is equal to 1 to infinity. ये तो हो गया यहाँ पे 0 प्लस दिस इज bn और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा आपका n pi c by l इंटू साइन ऑफ n pi x by l जो एज इट इज रहने वाला है बिकॉज हमने t की जगह कंडीशन पुट करी है. एंड दिस फंक्शन इज इक्वल टू व्हाट? dy by dt इज इक्वल टू क्या है? 0. तो अब यहाँ फिर से सेम चीज है कि कौन सा एलिमेंट 0 होगा. जी हाँ, सिंस n pi c by l और sin n pi x by l 0 नहीं हो सकते तो यहाँ से आपको सोल्यूशन मिलता है bn इज इक्वल टू 0. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अप्लाइड द बाउंड्री कंडीशन. बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके हमें सॉल्यूशन मिला था ये, जहां पे आपको C1 की वैल्यू 0 और उसके बाद हमने an bn के कांस्टेंट रखे. अब इस इक्वेशन पे मैंने इस इनिशियल कंडीशन को अप्लाई किया, सो मैंने डिफरेंशिएट किया. डिफरेंशिएट करने के बाद कंडीशन पुट करी तो मुझे मिला bn इज इक्वल टू 0. यानी आफ्टर अप्लाइंग दिस इनिशियल कंडीशन व्हाट आई गेट दिस रिड्यूस सॉल्यूशन कि हाँ bn की जगह 0 हो गया. सो दिस सॉल्यूशन बिकम्स समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos n pi ct by l sin n pi x by l एंड दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन. अगर मैं बात करूं तो ये जो सॉल्यूशन यहाँ पे अभी आपने कैलकुलेट किया ये आपका ऑलमोस्ट आपके हर एक क्वेश्चन में यही सॉल्यूशन ड्राइव होना ही होना है. अब इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट कंडीशन आती है वो नेक्स्ट इनिशियल कंडीशन क्या है कि व्हेन वी पुल अप द स्ट्रिंग तो इनिशियली इट विल फॉर्म अ केस ऑफ कर्व. राइट. वो कुछ ना कुछ अपना कर्व फाइंड आउट करेगा. जो ये कर्व आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होगा. जो चीज हम जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगी. बट जो मैं कहना चाह रहा हूं क्या चीज है वो है ये कि व्हेन यू अप्लाई दिस कंडीशन y इज इक्वल टू fx. राइट. कब? इनिशियली व्हेन t इज इक्वल टू 0. तो अभी तक हमने क्या फाइंड आउट किया? y ऑफ xt इज इक्वल टू दिस सॉल्यूशन. अब अगर मैं फिर से यहाँ पे t को 0 पुट कर देता हूँ तो t को 0 पुट करने का मतलब है cos 0 क्या हो गया? 1. तो ये राइट हैंड साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये राइट हैंड साइड कन्वर्ट हो जाएगा y ऑफ x0 इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an की जगह an रहा. यहाँ पे एक टर्म था cos n pi ct by l जिसकी वैल्यू आपकी क्या हो गई? जिसकी वैल्यू हो गई 1 और ये एज इट इज sin n pi x by l. सो दैट मींस जैसे ही आपने t को 0 पुट किया दिस इक्वेशन रिड्यूसेस लाइक दिस. और अगर इसे फर्दर देखें तो y x0 की वैल्यू फंक्शन में गिवन है दैट इज fx. सो दिस इज fx इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस इज नथिंग बट अ फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन. और यहां से इस an की वैल्यू को सॉल्व किया जाता है विद द फॉर्मूला 2 by l इंटीग्रेशन 0 to l fx दैट इज अ गिवन फंक्शन sin n pi x by l into dx. तो ये
फॉर्मूला कब यूज होना है, जब आपके पास क्वेश्चन में इस टाइप का कर्व बने कि आपको एक फोरियर सीरीज बन रही है। बट ये इकलौती एक ऐसी कंडीशन है जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में चेंज होती है। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यहाँ पे आपका सॉल्यूशन आएगा। बट इसके पहले के जो स्टेप है, यानी कि अगर मैं फाइनल सॉल्यूशन की बात करूं, ये जो हमने यहाँ पे ड्राइव किया है, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, जो हमारा किसका सॉल्यूशन है, वेव इक्वेशन का, आफ्टर अप्लाइंग द टू बाउंड्री कंडीशन एंड वन इनिशियल कंडीशन जो कि हमने पुट करी है dy t by dt, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 मानते हुए, राइट। उसके बाद की जो कंडीशन है ये आपकी क्वेश्चन पे डिपेंड करती है। सो दैट्स व्हाई इन 2 लेक्चर्स में आप यहां तक के सॉल्यूशन को पूरी तरह से याद कर लीजिए, इसे 1 से 2 बार कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप इस वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन सॉल्यूशन को बिना कोई स्टेप मिस करे यहां तक कैलकुलेट कर सकते हैं। विद दिस द सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन इज ओवर। अब आप लोग सॉल्यूशन भी जानते हैं और सॉल्यूशन आफ्टर अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन एंड इनिशियल कंडीशन क्या सॉल्व हो क्या है वो भी हम लोगों ने ड्राइव कर लिया। अब हम इस पे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की, किस तरह से इस पे प्रॉब्लम बनती हैं, प्रॉब्लम को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। और प्रॉब्लम पे नेक्स्ट लेक्चर से भी जाने से पहले मैं फिर फर्दर बोलूंगा कि ये जो पार्ट हमने यहाँ पे किया है, द सॉल्यूशन ऑफ द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन का, ये समझ लीजिए जो हमने यहाँ किया है 90% पार्ट तो आप कर चुके हैं, केवल वो 10% पोर्शन होता है जो कि क्वेश्चन के बेस पे चेंज होगा और वो हमें क्वेश्चन में ही पता चलेगा। लेकिन 90% यही प्रॉब्लम है, राइट। सो इसे बहुत अच्छे से कीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू।